press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10वीं के फिजिक्स सब्जेक्ट के 10वें चैप्टर विद्युत धारा को पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये 10वां चैप्टर जो आपका है ये 5 नंबर का चैप्टर है। 10वीं कक्षा में फिजिक्स के 3 चैप्टर हैं, जिनमें विद्युत धारा, प्रकाश और कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये 3 चैप्टर हैं। तीनों ही 5-5 नंबर के चैप्टर हैं। टोटल 15 नंबर का फिजिक्स में चैप्टर जो हैं 10वीं कक्षा में आते हैं। तो हम पहले विद्युत धारा वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कॉपी और अपना पेन जो है अपने पास रखें। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा उस प्रकार से, और जैसे मैंने लिख रखा है इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, ताकि जब आप इसको रिवीजन करें, जब आपके पास टाइम फ्री हो तब, तो आपको इसमें आसानी हो और आप जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको ज्यादा याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, वहां पे कमेंट करें, आपको आपका आंसर है वो मिल जाएगा। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का, तो आप चैनल को ओपन करने के बाद वहां पे सब्सक्राइब बटन जो आएगा लाल कलर का, उसको दबाना है, और उसके राइट साइड में एक घंटी का बटन आता है, उसको भी दबाना है। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई देगी, उस पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर जितनी चीजें मैं आज पढ़ाऊंगा उनसे संबंधित 5 प्रश्न मैं आपको टेस्ट के रूप में दूंगा। आप उन 5 प्रश्नों को ईमानदारी से हल करेंगे और फिर मैं उसकी आंसर की आप तक पहुंचा दूंगा। तो फिर आप अपने आंसर जो हैं आंसर की में मिला के और अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना है विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ने से पहले बच्चों हमें एक उदाहरण समझने की आवश्यकता है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है। देखिए, हमारे पास एक गैस चूल्हा है और मान लेते हैं वो जल रहा है, हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है, और एक बर्तन में है पानी। तो जब आप पानी के अंदर अपनी अंगुली डुबो के देखते हैं या इसको छू के देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, यानी ठंडा है। और जब आप गैस चूल्हे के पास जाते हैं तो दूर से हमें ये पता लग जाता है कि इसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, ये गर्म है। तो जिसका ताप ज्यादा होता है उसके पास उष्मा क्या होती है, ज्यादा होती है। उष्मा को हीट कहते हैं। पानी जो है उसका ताप कम है तो उसके पास उष्मा क्या है, कम है। जब आप इस बर्तन को इस गैस चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि पानी जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और 10-15 मिनट के अंदर, या आप जितने भी टाइम में इसको मेजर करते हैं, पानी जो है उबलने लगता है। तो इससे क्या होता है, पहले तो पानी ठंडा था, इसका ताप कम था, और गैस चूल्हा जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन फिर पानी भी गर्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने इस वस्तु को, इस बर्तन को उसके ऊपर रखा, यानी निम्न ताप वाली वस्तु को उच्च ताप वाली वस्तु के पास लेके आप गए, तो उष्मा जो थी, जो चूल्हे के पास ज्यादा टेम्परेचर वाले जो ये ऑब्जेक्ट है इसके पास जो ज्यादा उष्मा थी वो कम ताप वाली वस्तु की ओर आ जाती है। इस प्रकार से जो उष्मा है उसका अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इस उष्मा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, उष्मा धारा कहते हैं। तो उष्मा धारा किसे कहते हैं? जब उष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित हो तो इस उष्मा प्रवाह को क्या कहते हैं हम, उष्मा धारा कहते हैं।
उच्च ताप वाली वस्तु कौन सी थी? वो चूल्हा था। निम्न ताप वाली वस्तु कौन सी थी? वो बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। तो अधिक ताप वाले जो वस्तु है उससे उष्मा जो है वो पानी की तरफ आ जाती है। इस प्रकार से उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी उच्च ताप से निम्न ताप तक प्रवाह होता है। उस उष्मा प्रवाह को क्या कहते हैं? उष्मा धारा कहते हैं। ये हमारे नॉर्मल दैनिक जीवन में ऐसा होता है। अब इसी आधार पर हम विद्युत धारा को भी समझते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या होते हैं? कक्षा 9th के अंदर आपने परमाणु पढ़ा था चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा था कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और उस नाभिक के चारों ओर बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता यानी उस पे कोई आवेश नहीं होता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि प्रोटॉन जो है वो गति नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर परमाणु में अलग अलग कक्षाओं में गति करते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे अब पढ़ेंगे कि आवेश जो है वो प्रवाहित जब होते हैं, आवेश कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही होगा, तो किस प्रकार से विद्युत धारा जो है वो बहती है। अब हम विद्युत धारा की एक और परिभाषा पढ़ेंगे। ये परिभाषा किसी भी विद्युत परिपथ के लिए होती है। पहली परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये परिभाषा है किसी विद्युत परिपथ के लिए। किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कोई विद्युत परिपथ है, परिपथ का मतलब होगा कि जिसमें तार जुड़े हों, बैटरी लगी हुई हो और बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी होती हैं, यानी जिसमें विद्युत धारा चलती है, उस परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ के अंदर किसी भी बिंदु से अगर इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा जो है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर हम विद्युत धारा का मात्रक और फॉर्मूले बताएंगे। हम मान लेते हैं कि किसी बिंदु से t समय में q आवेश गुजरता है। आवेश कितना? q, समय कितना? t। मान लेते हैं किसी बिंदु से t समय में q आवेश गुजरता है, तो विद्युत धारा क्या होगी? इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी कितने समय में कितना आवेश जा रहा है, ये दोनों का अनुपात जो होगा वो ही क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। विद्युत धारा को बड़े I से लिखा जाता है। विद्युत धारा को छोटे I से भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप बड़े I से लिखेंगे। आवेश कितना लिया था? Q। समय कितना लिया था? T। तो I बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? Q अपॉन T। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। और विद्युत धारा को I से लिखते हैं। आवेश को Q अगर हमने लिखा और समय को T लिया तो I बराबर क्या आया? Q अपॉन T। अब हमने इस फॉर्मूले में I बराबर Q अपॉन T जो लिखा, Q हमने बताया आवेश कि इतने आवेश गुजरते हैं, इतना आवेश गुजरता है। अभी मैंने आपको बताया था कि आवेश जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी धनावेश और ऋणावेश होता है।
धनावेश गति नहीं करता है, ऋणावेश गति करता है, और उस ऋणावेश को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर जितना आवेश गुजरेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो यदि परिपथ के किसी बिंदु से t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, n क्या है? एक संख्या है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गुजरता है, 2 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, उसी प्रकार से n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। n का मान आप 1, 2, 3 कितना भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर n ले लिया है। n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उस बिंदु से t समय में कितना आवेश गुजरेगा? n e आवेश गुजरेगा। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? e आवेश जो है, इसका मान भी हम बताएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो e आवेश गुजरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो 2e आवेश गुजरेगा, 3 गुजरेंगे तो 3e। इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो कितना आवेश हो जाता है? n e आवेश वहां से गुजरेगा, क्योंकि E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E का मान कितना होता है? यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम होता है आवेश का मात्रक। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे हमेशा। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इतना आवेश इस पर होता है। अब हमने Ne की वैल्यू ज्ञात कर ली है कि Ne आवेश गुजरता है। ये Ne किसकी जगह रखेंगे हम? ये रखेंगे हम Q की जगह, क्योंकि पहले इस पूर्व में Q आवेश गुजर रहा था। अब कितना गुजर रहा है? Ne। तो धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I बराबर Q की जगह लिखेंगे Ne/T। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा बराबर Ne/T। इससे आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो धारा है उसकी दिशा किधर होती है, किस दिशा में वो चलती है। फिर हम विद्युत धारा के मात्रक की बात करेंगे। अब देखिए विद्युत धारा की दिशा, इसकी दिशा जो है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होती है। यानी विद्युत धारा जो है वो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, या ये दोनों ही बातें आप याद रखें कि इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, या इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होती है। इस बात को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा परिपथ बनाया। इस परिपथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है। बड़ी लाइन जो है वो प्लस के निशान को दिखाती है, छोटी लाइन है वो माइनस के निशान को दिखाती है। इसे कहते हैं बैटरी। जो सेल होता है, बैटरी होती है, एक तरफ धनावेश होता है, एक तरफ ऋणावेश होता है। चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग संकेतों की हम बात करेंगे कि बैटरी का संकेत क्या होता है, सेल का क्या होता है, एमीटर का क्या होता है, धारा को मापने का यंत्र क्या है, ये सब बातें। तो यहाँ मैंने इसकी दिशा समझाने के लिए एक परिपथ बनाया है। तो यहाँ पर जो आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस दिशा में गति करेंगे, इस प्रकार से गति करते हुए तार के अंदर और प्लस के निशान तक ये आ जाते हैं। और इनके गति करने से क्या प्रवाह होता है? विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है वो आवेश हैं, और आवेश जब गति करते हैं, जब प्रवाहित होते हैं, तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा कहते हैं। और परिपथ में जब हमने बताया कि ये मान लो अपना एक बिंदु है, इस बिंदु से इकाई समय में कितना आवेश इधर जा रहा है वो क्या कहलाएगा? वो भी विद्युत धारा कहलाता है। तो इसमें देखिए आप, धारा जो है वो किधर जाएगी? इलेक्ट्रॉन है वो यहां से इधर आते हैं, और धारा हमेशा
इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो धारा हमेशा इधर जाएगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर धारा जो है हमेशा गति करती है। अब हम बात करेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर Q अपॉन T, आवेश बटे समय। तो Q क्या था, आवेश था। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए जिन्होंने आवेश का मात्रक बताया था, उन्हीं के सम्मान में उनके नाम पे उसका मात्रक रख दिया गया, जिसे कहते हैं कूलाम, और इसे C से डिनोट करते हैं, बड़े C से। फिर T जो है वो होता है समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसे S से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक मिनट और घंटे भी होते हैं, लेकिन मात्रक की जब बात आती है तो हमें सिर्फ मात्रक सेकंड ही लेना होता है हमेशा ही। कभी भी मिनट और घंटे आप समय का मात्रक फिजिक्स के अंदर नहीं लेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, किसी कोई टेस्ट हो या कोई उदाहरण हो, अगर आपको धारा से संबंधित या और किसी सवाल से संबंधित समय को घंटे या मिनट में दे रखा हो, तो उसे आप तुरंत सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो I का मात्रक हम बता रहे हैं, धारा का मात्रक हम बता रहे हैं, वो क्या होगा, Q का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड। इसे आप कूलाम बटे सेकंड भी बोल सकते हैं, और कूलाम प्रति सेकंड भी इसे आप बोल सकते हैं। तो इस कूलाम प्रति सेकंड को बताया था एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने, जिसका पूरा नाम है अलेक्जेंड्रे मैरी एम्पियर। तो इसे एम्पियर कहते हैं, तो RI के मात्रा को एम्पियर भी कहते हैं। तो एम्पियर बराबर भी होता है कूलाम प्रति सेकंड। अब एम्पियर एक वैज्ञानिक है, तो इनका नाम है वो बड़े A से लिखा जाता है, यानी जिस प्रकार से कूलाम को संकेत दिया गया कैपिटल C से, उसी प्रकार एम्पियर को भी सम्मान में कैपिटल A से उनका मात्रक रखा गया। तो A बराबर C बटा S। एक बात आप याद रखेंगे कि जितने भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे रखे जाते हैं, वो सभी मात्रक बड़े अक्षर से डिनोट होंगे, कैपिटल लेटर में होते हैं हमेशा ही। कभी भी आप छोटा लेटर यानी स्मॉल लेटर का यहाँ पर यूज नहीं करोगे, जहां पर मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो। ठीक है, तो ये अपने क्या थे, एम्पियर मात्रक हो गया विद्युत धारा का, जो कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसके अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं। तो अन्य मात्रक जो हैं वो होते हैं 10⁻³ एम्पियर, इसे कहते हैं मिली एम्पियर। यानी छोटा मात्रक क्या है, मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। उसी प्रकार से एक मात्रक और है माइक्रो एम्पियर, इसे भी क्या कहते हैं, 10⁻6 एम्पियर कहते हैं। यानी 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होते हैं। इस प्रकार से ये दो प्रचलित होते हैं, मिली और माइक्रो। अगर हम बात करें इन पावर्स की कि 10⁻³ को मिली कहते हैं, अगर यहाँ पर मीटर होता तो ये मिलीमीटर हो जाता। ठीक है, और अगर यहाँ पर 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं, तो अगर एम्पियर की जगह मीटर होता तो ये माइक्रोमीटर होता। इस प्रकार से अलग अलग हम बना सकते हैं। तो ये जो टोटल होते हैं 10⁻³ को क्या कहते हैं, 10⁻² को, 10⁻6 को, 10⁻9 को, 10⁻12 को, इसी प्रकार से घातें प्लस में भी होती हैं। जैसे 10⁻³ को किलो कहते हैं, 10⁻6 को मेगा कहते हैं। तो ये सारी जो लिस्ट है इनकी, ये वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, वहां से आप कॉपी में इनको अपने नोट कर लीजिएगा और इन्हें भविष्य के लिए याद रखें कि 10⁻³ को क्या कहते हैं, 10⁻6 को क्या कहते हैं। ये हमेशा आपके सामने आती रहेंगी। तो ये दो छोटे अन्य मात्रक थे विद्युत धारा के।
अब हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर की हमें परिभाषा बतानी है, 1 एम्पियर की, कि 1 एम्पियर धारा कितनी होती है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या होती है वो। तो अब आप देखेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है। जो हमारा फॉर्मूला था धारा का, I बराबर Q अपॉन T। अब ये I क्या था, इसका मात्रक के एम्पियर, Q का मात्रक क्या था, कूलाम, और T यानी समय का मात्रक क्या था, सेकंड। तो इस फॉर्मूले में यदि हम Q बराबर ले लें 1 कूलाम और T बराबर ले लें 1 सेकंड, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। और देखें कूलाम बटे सेकंड क्या होता है, एम्पियर होता है, और 1/1 क्या होगा, 1, यानी 1 एम्पियर किसके बराबर है, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। अब इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे कि यदि परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो परिपथ में धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। परिभाषा एक बार दोबारा से सुन लीजिए। यदि परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो परिपथ में धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे अच्छे से आप याद करेंगे। अब हम ये बताएंगे कि धारा को मापने का यंत्र क्या होता है। धारा को मापने का यंत्र होता है एमीटर। धारा का मापन कौन करता है, एमीटर। इस यंत्र का नाम है एमीटर। इसे हम आगे इसका संकेत और सब कुछ आगे पढ़ेंगे। इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसी भी चीज को परिपथ में जोड़ने के 2 क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम और एक को कहते हैं समांतर क्रम। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। वो न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे हम उस न्यूमेरिकल को करते हैं और उस न्यूमेरिकल को परीक्षा में वो आता है, उसे आप प्रैक्टिस करें, उसे निकालें और उसे याद रखें। तो अपना क्वेश्चन है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, यानी 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अपना फॉर्मूला था धारा का I बराबर Q अपॉन T, और जब हमने संख्या की बात की थी कि किसी बिंदु से 1 इलेक्ट्रॉन गुजरता है, 2 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, 3 गुजरते हैं, उसी प्रकार से अगर n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो आवेश हमने कितना लिया था, Q बराबर NE लिया था। तो I बराबर NE अपॉन T भी फॉर्मूला अपना था। तो Q बराबर हमारे पास क्या आया, NE। तो ये जो Q बराबर NE है इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। इसका जो सही रूप है वो है ये, Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। ठीक है, ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। एक बार सिर्फ आप इसका नॉर्मल रूप जो है Q बराबर NE इतना ही याद रखें। अब हमें इस न्यूमेरिकल में, इस प्रश्न में समय की बात नहीं करनी है, धारा की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम सिर्फ इतना ही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, Q बराबर NE। Q का मान कितना दिया, 1 कूलाम, और बाकी हमें क्या दिया, कुछ नहीं दिया है। E हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N हमें बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहां से मैं पक्षांतन करूंगा, Q बराबर 1 कूलाम, C का मतलब यहाँ पे मात्रा लिखा कूलाम, यहाँ पे E है, इसका पक्षांतन कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 1 कूलाम बटे 1 E बराबर N। अब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है हम जानते हैं, तो 1 कूलाम बटे 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलाम बराबर क्या आ जाएगा, N। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, N बराबर आएगा 1 बटा 1.6 इंटू 10 की माइनस 19। अब आप ये जो 10 की माइनस 19 है इसको ऊपर लेके जाते हैं तो घात है वो प्लस की हो जाएगी,
जो माइनस की हमारे पास यहाँ पर है। तो ये हो जाएगी 1 इंटू 10 की 19 बटे में 16, यहाँ पे सॉरी 1 पॉइंट यहाँ पर है 6, 16 नहीं 1.6 है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अगर मैं इसको 10 इंटू 10 की 18 लिखूं तो बात तो वही है, क्योंकि 10 के ऊपर घात यहाँ पर कितनी है 1 है, 10 की 1 और 10 की 18 कितनी हुई 10 की 19 हुई। लेकिन अब सिंपल हो जाता है, 10 में जब हम भाग देंगे 1.6 का तो ये रिजल्ट आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जो आप हमेशा याद रखें कि एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज हम सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे, इतने ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम बताएंगे आपको, जिसमें हम विद्युत विभव और विभवांतर की चर्चा करेंगे। तो जो ये जितनी बातें मैंने आज आपको बताई हैं, जितना चैप्टर हमने आज पढ़ा है, वो आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो होता है वहां पर पीडीएफ रूप में मैं आपको इससे संबंधित 5 प्रश्न दूंगा, जिनको आप ईमानदारी से हल करेंगे। एबीसीडी वाले क्वेश्चन दूंगा आपको, ऑप्शन उसमें भरने हैं और उस ऑप्शन के हिसाब से फिर मैं आपको आंसर की उपलब्ध करवा दूंगा, आप तक मैं पहुंचा दूंगा। आप उसमें अपनी आंसर की जो है वो मिला के और अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।